अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे बदस्तूर जारी हैं। कप्तान ने आज सरगोदा में मैदान सजाया। उनका ये जलसा अभी जारी है, जहां पर उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की, लोड शेडिंग के हवाले से, डॉन लीक्स के हवाले से, और फिर उन पर जो अपने मुकदमात हैं। तहरीक इंसाफ का बुनियादी मुतालबा यही है कि मियां साहब घर चले जाएं। 2014 के धरने में भी यही मुतालबा था। पनामा लीक्स का इशू जब आया उसके बाद, और फिर अब फैसला आने के बाद डॉन लीक्स इसमें शामिल हो गई है, मगर मुतालबा वही है कि वजीर आजम घर चले जाए। अब देखा जाए तो इमरान खान का वजीर आजम के इस्तीफे के लिए जलसों की सीरीज का, अगर सिर्फ हम जलसों की बात करें तो ये तीसरा राउंड है, मगर अभी तक वो वजीर आजम का इस्तीफा लेने में कामयाब नहीं हुए। क्या मौजूदा जलसों से इमरान खान हुकूमत के लिए कोई परेशानी पैदा कर रहे हैं या नहीं, ये एक आम सवाल है। देखा देखिए मियां साहब भी जलसे कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियां अपना आखिरी पार्लिमानी साल इसी तरह से गुजारेंगी। अब क्या ये मुल्क, और अभी जो चैलेंजेस हैं, 1.5 साल इसी तरह से जलसों और इंतखाबी सियासत और इल्जामात एक दूसरे पर जो लग रहे हैं, उसका मुतहम्मिल हो सकता है या नहीं? आमतौर पर इंतखाबी मुहिम हुकूमत की मुद्दत खत्म होने के बाद शुरू की जाती है, मगर पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि अभी हुकूमत की मुद्दत खत्म होने में 1.5 साल बाकी है, लेकिन ये काम जो है ये पहले ही शुरू हो गया है। इसके साथ साथ एक और बड़ा मसला जो है वो लोड शेडिंग का है। लोड शेडिंग भी बढ़ती जा रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। मगर पहले जो इमरान खान साहब का जलसा है इस पर बात हो जाए। मेरे साथ शाह फरमान साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया शाह फरमान साहब। और पहले मैं बात करूंगा मरियम औरंगजेब साहिबा से, जो कि वफाकी वजीर मुमलिकत हैं बराए इत्तलात व नशरियात। मरियम औरंगजेब साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं इमरान खान साहब ने जलसे में जो बातें की वो कुछ उस पर आपसे आपकी राय जानना चाहता हूं। पहले तो उन्होंने जो है वो एक उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि असल इशू जो है वो जो डॉन लीक्स के हवाले से, उन्होंने कहा कि फौज और नवाज शरीफ का इशू नहीं बल्कि अवाम का भी इशू था, और सामने लाना चाहिए डॉन लीक्स के मामले को, जो भी इस पर रिपोर्ट आई है। इसको आप किस तरह से देखती हैं, क्योंकि अपोजिशन की और भी जमातें जो यही मुतालबा कर रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आज भी अगर आपने जो अपने इंट्रो में भी कहा, और आज अगर इमरान खान साहब की जलसे में आप तकरीर सुने, तो ये वही तकरीर है जो 2013 में वजीर आजम के इस्तीफे से वो शुरू करते थे बात को, लेकिन बीच में उन्होंने एक धांधली की, ऊपर सियासत की, उसके बाद उन्होंने पैनामा लीक्स उनको मिल गया, फिर उसके बाद उनको डॉन लीक्स मिल गया। इशू बेस्ड पॉलिटिक्स इमरान खान साहब ने की ही नहीं, और अनफॉर्चुनेटली अगर आप इनकी तकरीर भी देखें तो अब उस तकरीर में भी इशू पे बात नहीं होती, अब सिर्फ सियासत हो रही है और वजीर आजम का इस्तीफा जो वो 2013 से मांग रहे हैं। और अगर वो बहुत ही अच्छा होता है कि अगर वो अपनी तकरीर के अंदर जो सब्सटेंस और कंटेंट है वो इस चीज पे बात करें जो उन्होंने केपीके के अंदर रिफॉर्म्स किए हैं, जो केपीके के अंदर बेहतरी आई है, उसको कंपेयर करें पंजाब में खड़े होकर, जिस जगह के ऊपर वो खड़े हैं सरगोदा, और जो सरगोदा के अंदर काम हुए मौजूदा पंजाब हुकूमत ने किए हैं। कम से कम इमरान खान साहब अपनी तकरीर में उन कामों को, उन रिफॉर्म को कंपैरिजन जरूर करें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अब सियासत जो है वो, अगर आपने प्राइम मिनिस्टर के जो इनॉग्रेशन हैं और जो जलसे हैं उनको आपने उनके साथ कंपेयर किया, इससे सिर्फ मैं ये कमेंट दूंगी कि प्राइम मिनिस्टर और इमरान खान साहब में जो वाजिया फर्क है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर अब जहां जहां जा रहे हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। जो पिछले 3, साढ़े 3, 4 साल में जो प्रोजेक्ट्स लगे, कुछ 2.5 साल में लगे, कुछ 1.5 साल में लगे, और लेकिन इमरान खान साहब क्यों नहीं जाते पेशावर में किसी ऐसे, कभी चाहता है कोई उनका नुमाइंदा वो किसी वाटर पंप का इनॉग्रेशन कर रहा होता है, तो उनको ये तमाम जलसे की सूरत में केपीके में कुछ जो काम किए हों उनकी इनॉग्रेशन में जाए, वहां तकरीर की। अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि कोई कंपैरिजन नहीं है जो वजीर आजम के जलसे हैं और जो इमरान खान साहब के जलसे। मगर मरीम साहबा, एक और जिस इशू पे जो उन्होंने जलसा जहां से स्टार्ट किया वो था लोड शेडिंग वाला मामला। शहबाज शरीफ की वीडियोस भी उन्होंने दिखाई, उन्होंने बड़ी तनकीद की। ये लोड शेडिंग वाला मामला तो है जिस पर हुकूमत जो है वो डिलीवर नहीं कर पाई एटलीस्ट। देखिए, इमरान खान साहब ये बात कर सकते हैं रहमान, क्योंकि ट्रांसफार्मर की अगर इनॉग्रेशन होती है और वो एक बड़ा इवेंट होता है, लोड शेडिंग के मामले को इमरान खान साहब उठाने से पहले उसकी तहकीक जरूर करें उस पर, लेकिन वो कर नहीं सकते, उनमें कैपेसिटी नहीं है इतनी। मैं अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है। लोड शेडिंग का जो 2017 का जून का महीना था, जाहिर है
उसमें एक पूरी मई में बताया गया इंटरनेशनली एक हीट वेव आई थी, और अगर आप देखें वो दोबारा जितनी अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग थी वो इस वक्त बिल्कुल जीरो हो चुकी है, और जो अनाउंस्ड लोड शेडिंग स्केड्यूल के साथ। और इस तरह अगर आप देखें कि जो जून जुलाई अगस्त, और यही वो अनाउंसमेंट थी जो गवर्नमेंट ने की थी कि मेन ग्रिड्स के अंदर जो जनरेशन है वो कंट्रीब्यूट करेगी और लोड शेडिंग के ऊपर जो काबू पाया जाएगा। और 2018 तक, जो आज भी प्राइम मिनिस्टर और हम सब इसके ऊपर बिल्कुल कन्विक्शन के साथ कहते हैं कि लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन रहमान, एक चीज, हाँ। अगर लोड शेडिंग ज्यादा है तो इमरान खान साहब उसको सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? अच्छा, मतलब वो नहीं, मुझे ये बताएं, एनएफसी में जो पावर प्रोजेक्ट्स लगने थे ऑल्टरनेटिव सोलर एनर्जी के, केपी में कितने प्रोजेक्ट्स लगाए उन्होंने? तो वो तो विफाक पे डालते हैं सारी चीज, वो कहते हैं कि विफाक जो है। अब बात ये है, विफाक बिजली पूरी करेगी वादे के मुताबिक। ठीक, पंजाब हुकूमत के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स लगने थे बिजली के, तमाम कंक्लूड होकर मेन ग्रिड में इस वक्त बिजली डाल रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर 2 जो कि अभी अगस्त और सितंबर में ऐड हो जाएंगी। तो वफाक ने जो करना है वो डिलीवर भी करेगी, और जो वादा किया वो पूरा भी करेगी कि 2018 में लोड शेडिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी सूबों की 18वीं तरमीम के बाद है, उनको चाहिए कि इस वक्त आखिरी साल है, सियासत जरूर करें, इलेक्शन कैंपेन जरूर करें, लेकिन इशू बेस्ड करें। सियासत अब करनी जो, और जो ऐसे कौमी मफाद की चीजें होती हैं, जो सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, उन पे सियासत करना क्रिमिनल होता है। अच्छा, मगर आप ये कह रही है डॉन लीक्स वाले मामले पे जिस तरह से इमरान खान साहब बात करे वो नहीं होनी चाहिए। मगर एक और जिस पर मैं आपका रिस्पांस चाहता हूँ, उन्होंने अपने ऊपर उन्होंने कहा हुकूमत कोशिश करी कि मुझे डिस्क्वालीफाई करा दे, और उन्होंने कहा इसीलिए क़यादत पर केसेस कर रहे हैं और ये दबाव में लाने की कोशिश है। क्या वाकई ये खान साहब को दबाव में लाने के लिए डिस्क्वालिफिकेशन वाली पिटीशन और ये जो बाकी सब कुछ हो रहा है, जो केसेस हैं, ये उसी से ताल्लुक है? देखिए, अब रहमान, इस परसेप्शन को भी बदलना पड़ेगा। पैनामा के अंदर वजीर आजम मौजूदा ने एक हिस्टोरिक एग्जाम्पल सेट की है, 3 नस्लों का जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और अब अकाउंटेबिलिटी जो है जब वो वजीर आजम से शुरू हो चुकी है, तो अब हर लेवल के ऊपर, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर है, चाहे वो किसी महकमे का सरबराह है, हर किसी को अकाउंटेबिलिटी से गुजरना पड़ेगा और हर किस्म के जो इल्जाम है उसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया मरीम औरंगजेब साहबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शर्मिला फारूकी साहबा वो भी अभी हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से उन्होंने लिंक के जरिए ज्वाइन कर लिया। मगर शाह फरमान साहब, पहले मैं आपसे आगाज करूं, अभी उन्होंने भी बात की मरीम औरंगजेब ने, मैं जलसों पे तो बाद में आता हूं, मगर उन्होंने कहा कि इमरान खान के लिए मौका नहीं है ये जलसों का। अच्छा, मरियम साहबा चली गई? मरियम साहबा चली गई। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मरियम साहबा ने जो बात की कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए, तो इस किसी कौम के मफाद में सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू होती है वो है उस कौम की सिक्योरिटी का। अच्छा, अगर आप सिक्योरिटी इशू को इशू ना समझें, देखिए, अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग की इशू को इशू ना समझें, तो फिर वो कौन सी चीज़ है जिसको आप कहेंगे कि ये इशू है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए? यानी इस मुल्क से धड़ाधड़ मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, मुल्क गरीब से गरीब तर हो रहा है, गरीब आदमी सब्सिडाइज कर रहा है अमीर आदमी को, इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, गरीब आदमी टैक्स देता है, अमीर आदमी उसको किधर से किधर ले जाता है। ये कोई इशू नहीं है। मुल्क का हर बच्चा 1,15,000 1,20,000 मकरूज है, ये कोई इशू नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ये है ही इशू बेस्ड पॉलिटिक्स, क्योंकि मुल्क को देखो, ये जलसे देखो को फायदा हो रहा है भाई को इन जलसों से। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं क्या ये जलसों का वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? देखो, आप एक अवेयरनेस कैंपेन है, आप अवाम के दरमियान जाते हो और पॉलिटिकल पार्टीज का काम ये है कि इश्यूज अवाम के सामने रखें। जब इश्यूज अवाम के सामने रखेंगे तभी अवाम उसके ऊपर रिएक्ट करेगी। चीज़ों को छुपाना, ये कोई अवाम के साथ कोई अब अच्छा नहीं कर रहा है, या कोई मुखलिस अवाम के साथ कोई भी नहीं है कि वो चीज़ों को छुपाए रखें। अच्छा। आपने क्या बात करनी है, लोगों ने देखने, लोगों ने वो बात सुननी है। मैं सिर्फ आपको बताऊं कि ये समझते हैं कि आप खामोश हो जाएं। अब इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज छोड़ दे इस मुल्क में कितनी है, सिर्फ 2 में सारे डिवाइडेड हैं। एक वो लोग कि जो स्टेटस को है कि इस मुल्क में जो कुछ होता रहा आइंदा भी होता रहे और उसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। अब कितने ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर के पानामा लीक्स में या उसकी अकाउंटेबिलिटी में उन्होंने कहा कि होनी चाहिए, खामोश है।
तो अब दो ग्रुप्स में पॉलिटिक्स तकसीम है। एक इस मुल्क के अवाम है, यूथ है कि वो चाहते हैं हमें पता चल जाए हमारे साथ हुआ क्या है। एक वो है कि जो कि स्टेटस को मेंटेन रखना चाहते हैं, जिनकी जायदादें बाहर, जिनके बच्चों का मुस्तकबिल बाहर, जिनका कारोबार बाहर। अब आप मुझे बताएं ये इश्यूज नहीं है तो ये क्या है? और ठीक है, अच्छा राइट, मैं शर्मिला फारूकी साहबा एक तो ये बता दें कि आप किस ग्रुप में, ये जो शाह फरमान साहब ने ये जो दो ग्रुप बताए हैं, दूसरा इन जलसों को, इमरान खान के जो जलसे हैं इनको आप किस तरह से देखती हैं? क्या कोई फायदा है इन जलसों का? जी शुक्रिया रहमान साहब। देखिए बाय ऑल मींस ये जो इस वक्त गुजर रहा है, गो के ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बड़ा मुश्किल वक्त है, क्योंकि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक जीआईटी के सामने हाजिर होंगे, और ये किसी भी मुल्क की सोवरेनिटी, किसी भी मुल्क की एक रिस्पेक्ट के लिए कोई इतनी मुनासिब बात नहीं है कि दुनिया भर में ये बात होगी कि जी एक मुल्जिम की तरह वज़ीर आज़म और उनकी फैमिली जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन जॉइंट इंटरोगेशन टीम करेगी। अच्छा। लेकिन ऑल सेड एंड डन, आपने जो कि जलसों की बात की, तो देखिए ये इलेक्शन का साल है, तमाम पार्टीज अब ये कोशिश करेंगी कि अपने मैनिफेस्टोज लेकर आएं, जलसे करें, रैलीज निकालें, लोगों को मोटिवेट करें, क्योंकि 2018 में तो इलेक्शन है आपके। अच्छा। और अब ये एक साल रह गया है जहां पर आपने दोबारा से अवाम के पास जाना है और दोबारा से उनसे वोट के लिए दरख्वास्त करनी है। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी अहम है, जो अभी इस पे गुफ्तगू भी हो रही थी, वो ये है कि 2013 के इलेक्शंस के अंदर जो पीएमएलएन का मैनिफेस्टो था, मेरा ख्याल है पूरा का पूरा सिर्फ इसके ऊपर था कि जी वो इस मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे, इस मुल्क से अंधेरे मिटाएंगे। और आपको याद होगा बड़ा खूबसूरत सा एक गाना भी बना था और वो बड़ा चला और बड़ा दिल को लगता था। लेकिन आज हम 4 साल बाद उसी नहज पे खड़े हैं जहां आज से 4 साल पहले खड़े थे। अच्छा, मैं लोड शेडिंग पर आगे जाके जरा करूंगा बात, क्योंकि ये मेरा बड़ा मेन शेडिंग वाला, इस पे मैं बड़ी तफसील के साथ बात करूं। मगर आप ये कह रही हैं कि जलसों के साथ कोई इशू नहीं है और ये ऑलरेडी जो है वो इंतखाबी सियासत का साल है। चले मुझे एक ब्रेक लेने दें, मैं ब्रेक के बाद मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हमारे साथ होंगे और ये 3 लोग होंगे और इनसे हम लोड शेडिंग के हवाले से भी बात करेंगे और फिर इन जलसों के हवाले से क्या पीटीआई को कुछ मिल रहा है, क्या मुल्क में इस तरह जो बैरूनी चैलेंजेस हैं और जो अंदरूनी चैलेंजेस हैं, दहशतगर्दी का मसला जिस तरह से आज मस्तोंग में वाक़या हुआ, क्या मुल्क इन चीज़ों का मुतामिल, इन जलसों का, इस तरह की सियासत का हो सकता है? यानी इस पर बात होगी। इस ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे उसे को फायदा पहुंचा रहे हैं, यानी इस पर बात हो रही है। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब भी कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे, मगर पहले शाह फरमान साहब जलसे के हवाले से जब हम बात कर रहे थे, मियाँ साहब ने जो आप परफॉर्मेंस पे, मरियम औरंगजेब साहबा ने भी ये बात की, कल जलसे में मियाँ साहब ने भी इस हवाले से बात की। मैं चाहता हूँ जरा वो सुन लें आप, उस पर फिर जरा बात करते हैं। जरा सुनाएं जी, कल मियाँ साहब ने जलसे में क्या कहा था खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। और वहां स्कूल भी फटे पुराने स्कूल हैं, वहां अस्पतालों की भी कोई हैसियत नहीं है, वहां पर ना सड़कें वहां पर सही बन रही हैं, सड़कें भी खराब टूटी फूटी सड़कें हैं। ये नया पाकिस्तान बन रहा है, वहां पर देखो नया पाकिस्तान। शाह फरमान साहब ये गुफ्तगू, और मेरे ख्याल है मरियम औरंगजेब साहबा ने भी कुछ इसी तरह की बात की। देखिए, हमारे और पीएमएलएन के मैनिफेस्टो में भी फ़र्क है, हमारे और उनके प्रायोरिटीज़ में भी फ़र्क है। मैं सिर्फ ये बता दूं कि 3,500 डॉक्टर्स भर्ती करके उनकी तनख्वाहें इतनी बढ़ाई कि आज खैबर पख्तूनख्वा के हर कोने में, हर हॉस्पिटल BHU में डॉक्टर मौजूद है। अच्छा। अब इसका कैसे इफ्तिताह करें, फीता कैसे काटें। 40,000 टीचर, जो ये तहरीक इंसाफ की बाय द वे पहली हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, 28,000 टूटे फूटे स्कूल जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वो हमें मिले थे। 40,000 टीचर्स इन 4 साल तो 40,000, नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, बजट भी ना देना वो तो एक और इशू है। 40,000 टीचर अभी तक हमने भर्ती किए NTS के जरिए, कोई सिफारिश नहीं। उसकी इफ्तिताह कैसे करें, फीता कैसे काटें,
सिंध का आईजी कहता है, मैं आपको बताऊं ना हमारे प्रायोरिटी, सिंध का आईजी कहता है मुझे पुख्तनख्वा वाला कानून चाहिए, इसका इफ्तिताह कैसे फीता कैसे काटे। अच्छा, वसीम अख्तर कराची का कहता है कि हमें पुख्तनख्वा जैसा बल्दियाती निज़ाम चाहिए, इसका फीता कैसे काटे। अच्छा। बात यह है कि ये आपके पास पैसे हैं, आप सीमेंट ईंट लगा के, ये तो सबसे आसान तरीन काम है, कमीशन फ्ला, जो यहाँ पर नस्ल दर नस्ल लोग तबाह हो रहे थे, एजुकेशन का बुरा हाल, हेल्थ का बुरा हाल। अब मैं आपको बताऊं, हमने 51% फैमिलीज को 51% फैमिलीज को सेहत कार्ड मेरा ख्याल है दिया। आपकी बातें ठीक है, मगर वो कहते हैं कि जो नया पाकिस्तान बनाने का कहा था, देखो ना मेरी बात हमने नया लोगों को आप डिलीवर नहीं कर पाए। बात ये कि हमने नया पुख्तनख्वा बना दिया। अच्छा, हमने आप ये कह रहे हैं और हमने बन गया। मैं आपको बताऊं किस तरह बन गया। डॉक्टर्स मौजूद हैं, टीचर्स मौजूद हैं, मेरिट का निजाम मौजूद है, सारी भर्ती NTS के जरिए हो रही है, मेरिट के जरिए हो रही है। हमने पुलिस को ठीक किया। अब मैं आपको बताऊं ये नया पाकिस्तान का ये मतलब नहीं है कि आप नया प्लाजा बना दो। अच्छा। हमने कोई नया प्लाजा नहीं बनाना था। देखिए बात यह है कि हमने मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, नए पुख्तनख्वा के अंदर विसल ब्लोअर एक कानून है, अगर ये समझे तो मैं इनको बताता हूँ। नए पुख्तनख्वा के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक कानून है, अगर ये समझे। RTI के मोहसिन साहब को फिर आप जाए डिटेल में। मैं आज आपको एक बता रहा हूँ तब्दीली। मैं मिनिस्टर हूँ, पब्लिक हेल्थ का मिनिस्टर हूँ। पब्लिक हेल्थ का मिनिस्टर, मेरे सारे वाटर सप्लाई स्कीम होती है। कानूनन अभी तक मैं ये कर सकता था, जो अभी हमने कानूनन बंद किया, मैं ये कर सकता था कि मैं 1 2 3 शॉप्स खोल लेता पाइप्स वगैरह के, और अपने सेक्रेटरी से कहता कि यार सारे ठेकेदारों से कहो मेरी दुकान से सामान खरीदे, वो लीगल था। आज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में मिनिस्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी कारोबार नहीं कर सकता। मोहसिन साहब, ये मेरा ख्याल है जो मियां साहब ने बातें की वो भी मैंने आपको सुनाई, फिर शाह फरमान साहब ने जो बात की ये भी आपने सुन ली। तीसरी बात है, आज आपका होम ग्राउंड है जहां पर जो है वो जलसा किया। एक तो इस चीज का जवाब दे दें कि क्या वाकई फिर ये असल डेवलपमेंट ये है जो ये लोग कह रहे हैं, या फिर मियां साहब वाली डेवलपमेंट है जिसमें मोटरवे सड़कें हैं। और दूसरा, फिर इन जलसों से कोई परेशानी है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को, या खान साहब के जो जलसे चल रहे हैं? देखिए जी, जमहूरियत है, जमहूरियत में जलसे करना हर बंदे का हक है और उससे किसी को परेशानी नहीं होती। तादाद देख के लीडर को परेशानी होनी चाहिए। आज भी खान साहब का नाकाम जलसा हुआ है सरगोदा में, और हैरानगी की बात है कि 30 से 40 गाड़ियों का कॉन्वॉय था खान साहब का, मेरे हल्के में से गुजरे। अच्छा, इससे ज्यादा तो मेरा एक चेयरमैन यूनियन काउंसिल का कॉन्वॉय लेके चला जाता। वो कहते हैं तारीखी जलसा था। नहीं, तो 40 गाड़ियों का कॉन्वॉय रांझा साहब का यूनियन काउंसिल का चेयरमैन लेके जाता है। आपने अच्छा चले बात सुनी है ना, आप जरा मेरी भी सुन लें। मैंने आपकी सुनी है ना शाहरमान साहब, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, तो मुझे अगर आप काटेंगे मेरी बात में तसलसल तोड़ेंगे तो फिर मैं बहुत कुछ कहूंगा। अच्छा, नहीं चले आप बात करें, कोई परेशानी है इन जलसों से? अच्छा, मैं ये इंतहाई मुदबाना और इज्जत से बात कर रहा था कि देखिए इन जलसों से कोई परेशानी नहीं है। जिस गांव में आज मेरे हल्के में वो खाना खा कर गए हैं, और मैं अभी उसी गांव में जहाँ से इनके डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है, मैं वहां से गुजर रहा हूँ। उस गाँव के बीच में माजी में जो MNA गुजरे हैं वो अब PTI में शामिल हो चुके हैं, और वो मेरे से जो पहले MNA थे यहाँ पे वो 3 दफा MNA रहा है, और उस 3 दफा MNA शिप के बीच में वो इस गांव को कोई बुनियादी सहूलत नहीं दे सका, जहां से इस वक्त चेयरमैन इनका पार्टी का प्रेसिडेंट है। ना वो इस गांव को गैस दे सका, ना इस गांव को कोई डबल रोड दे सका, ना कोई कनेक्शन दे सका, ताकि वो 3 दफा MNA बना। अब वो बंदा मुझसे PTI का हिस्सा है। अब मैं 3.5 साल में अगर MNA बना हूं, मैंने उस गाँव में बुनियादी सहूलियात सारी दी। अब उसी गाँव में मैंने पिछले दिन एक बहुत बड़ा जलसा किया था, जहाँ पे खान साहब आज 80 गाड़ियों का जुलूस लेके गए। वहां पे मैं तकरीबन 1000 गाड़ी का जुलूस लेकर गया था। अब मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ कि अवाम जो है वो उस बंदे के साथ खड़ी होती है जो परफॉर्मेंस देता है, जो काम करता है लोगों के, जो डिलीवर करता है। देखें, अब एक खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का वजीर गया अपने हल्के में 3 साल बाद, तो उसको लोगों ने पत्थर मारे। ये पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने दिखाया। अच्छा, तो अगर ये कारकर्दगी है तो ये कारकर्दगी जो है आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ रही है। लोग जो है वो बहुत कंसर्न है अब इन इश्यूज के ऊपर कि हमारी डेवलपमेंट के लिए क्या हो रहा है, हमें बुनियादी सहूलियात मुहैया हो रही हैं, हमारे स्कूल बेहतर हैं, हमारे कॉलेजेस बेहतर हैं, हमारे अस्पतालों में दवाई मिल रही है, डॉक्टर्स मौजूद हैं, सड़कों का कनेक्शन बेहतर है, पब्लिक हेल्थ की स्कीमें सही काम कर रही हैं।
उनका सारे का सारा फोकस जो है वो अब इन चीजों के ऊपर है। चक नंबर 37 में बैठा हुआ जो बशीर है उसको कोई फिक्र नहीं है कि ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि लोग आपके साथ इस वजह से हैं क्योंकि आपने डेवलपमेंट की है। मैं शर्मिला साहब, अब ये तब्दीली फिर असल में आई कहां पर है? अब ये लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आई है, मोहसिन शाहनवाज साहब कहते हैं आप उनके यहाँ आई है, आप भी यही दावा करेंगे या आपको क्या लगता है असल तब्दीली है कहां पर? देखिए, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कोई ज्यादा दूर है नहीं। हाँ। और अब मैं क्या कहूँ, आपके बड़े मोहतरम गेस्ट मेरे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का एक बड़ा अलमिया ये है कि उस जमात के लीडर, जिस जमात ने वह हुकूमत बनाई है, वो अपनी हर बात से यू टर्न ले लेते हैं। एक बात करते हैं और कुछ अरसा बाद फौरन यू टर्न हो जाता है। अच्छा। इमरान खान साहब ने बड़ा नारा लगाया था और कहा था कि जी 90 दिन के अंदर मैं करप्शन का खात्मा करूंगा। आज 4 साल बाद भी हमें करप्शन का खात्मा दूर दूर तक नजर नहीं आता। मुझे याद है कि इन्होंने 2-3 अपने वजीर, अपने कोalition पार्टनर के फारिग किए थे करप्शन के चार्जेस पे। अलेजेडली कहा था कि जी वो उन पे करप्शन के चार्जेस हैं। क्या हुआ? जो अब एहतसाब कमीशन जो ये इन्होंने बनाया था, जिसमें जो डीजी वगैरह तमाम लोग लगाए थे, वो रिजाइन कर करके चले गए। तो कहीं ना कहीं कुछ तो मसला है। आपको याद होगा डीए खान जेल ब्रेक कोई तकरीबन 3.5 साल पहले हुआ था, और उसमें कोई धन धनाते हुए दहशतगर्द आए थे और पूरा जेल खाली करके वो ले गए। आज तक हमें नहीं पता चला जिम्मेदारान कौन है, और उस वक्त का जो डीसी था वो अब वजीर आला हाउस के अंदर तैनात है। बहुत सारी चीजें, मतलब अगर मैं यहाँ गिनवाने बैठूं तो चले, ये तो इनकी परफॉर्मेंस है, आपकी अपनी क्या परफॉर्मेंस है? क्या आपके सूबे में तब्दीली? फिर तो मैं ये पूछने पे मजबूर हूँ, वो मोहसिन साहब कहते हमारे यहाँ बड़ी तब्दीली है, ये कह रहे हैं असल तब्दीली उधर है। हमने आपके यहाँ कोई तब्दीली आई है या नहीं आई? देखिए, एक चीज जिसका क्रेडिट बिल्कुल इमरान खान साहब को जाता है वो ये है कि उन्होंने इस मुल्क की यूथ को उजागर किया, एक अवेयरनेस दी सियासत के हवाले से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो वादे उस बेचारी यूथ से किए थे, वो किसी भी वादे पे डिलीवर नहीं किया। दूसरी तरफ अगर आप ले लें पीएमएलएन को, तो मैं दोबारा उस बात पे आती हूँ कि उनकी पूरी इलेक्शन कैंपेन 2013 की लोड शेडिंग के खात्मे पे थी, और आज हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। मेन लाहौर के अंदर 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है कि इलेक्ट्रिक जो है वो हाथ से निकल गया है। अंदरून सिंध के अंदर 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। मतलब मुल्क में जो बैरूनी कर्जा है वो ट्रिपल फोल्ड हो गया है। सर्कुलर डेट जो है वो बढ़ गया है। नहीं, देखिए क्रेडिट की बात नहीं है। मैं यहाँ पर देखें, अगर मेरे पाकिस्तान में अगर पंजाब में कोई अच्छा काम होता है या खैबर पख्तूनख्वा में होता है, बलूचिस्तान में होता है, मुझे खुशी होगी। मैं अपने आप को सिंध तक महदूद नहीं रखूंगी। हाँ, अभी बात कर रहे थे मेरे भाई शाह फरमान के मरियम औरंगजेब बात कर रही थी कि जी क्या मंसूबे लगाए खैबर पख्तूनख्वा ने बिजली के। मैं सिंध के बता देती हूँ, थरकोल, विंड एनर्जी, ये तमाम वो मंसूबे हैं जो हर सूबे को 18वीं तरमीम के बाद अपने बनाने चाहिए ताकि आप अपनी बिजली जनरेट करें। हमें तो सबसे बड़ी शिकायत वफाक से ये है कि हमारा नूरियाबाद का प्लांट 100 मेगावाट का तैयार पड़ा हुआ है बिजली फराम करने के लिए, लेकिन ये गैस नहीं देते। उस सूबे को गैस नहीं देते, ये मुझे ब्रेक लेने दे। मैं लोड शेडिंग वाला जो मामला है, शाह साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल मुख्तसर देखे ना, मैं देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नंबर 1, 2013 में रहमान हमें 3 चीजों के ऊपर वोट मिला था खैबर पख्तूनख्वा। नंबर 1 पीस, अमन, जो हालात थे। नंबर 2 करप्शन का खात्मा। नंबर 3 मेरिट का निजाम कायम करना। अच्छा। ये 3 हमारे मेन पॉइंट्स थे मैनिफेस्टो के। अब बाय एनी मीन्स मैं आपको बताऊं, आप इसकी एनालिसिस कर लें। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं, चले मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद फिर आपसे आगे शुरू करते हैं। बस ठीक है, मैंने ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं।
में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही है इमरान खान के जलसों की, और आज जलसे में उन्होंने लोड शेडिंग के हवाले से भी बात की। और लोड शेडिंग पर जो उन्होंने बात की, मुल्क भर में वाकई बिजली का जो बहरान है वो इस वक्त बड़ा शदीद है। जो शॉर्टफॉल है वो गुज़िश्ता 4 साल की बुलंद तरीन सतह यानी 7000 मेगावाट तक पहुंच गया है, और इसकी वजह से लोड शेडिंग का जो दौरानिया है 10 से 14 घंटों तक पहुंच गया है, और गर्मी भी बढ़ गई है, और इसी वजह से बिजली की जो तलब है वो भी बढ़ गई है, और पैदावार जो है वो उस तरह से नहीं है। और ज्यादा सूरत हाल जो खराब है बड़े शहरों में, कराची में खराब है, मुल्क के बाकी जो जनूबी पंजाब में भी, बलोचिस्तान में भी, और जो है वो और भी जगहों पर गैर एलानिया लोड शेडिंग अभी इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। लोड शेडिंग पर भी हम बात करेंगे। मगर शाह फरमान साहब, इससे पहले कि मैं मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब की तरफ जाऊं, आप जो बात कर रहे थे, शर्मिला बीबी ने भी सवाल उठाया, और मैं समझता हूं कि राजा साहब ने भी कहा, केपी, मैं बड़ा क्लियरली कहूं कि 2013 में 3 मैनिफेस्टो केपी के अंदर, नंबर 1 अमन का, आपको हालत का वो आपने कहा कि अमन, मेरिट और करप्शन का, करप्शन के ऊपर इन्होंने जो सवाल उठाया, मैं सिर्फ 4 कवानीन हमने बनाए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हम कारोबार नहीं कर सकते। विसल ब्लोअर, आप करप्शन पकड़े, आपका हिस्सा आम आदमी कर सकता है। द राइट टू इंफॉर्मेशन दुनिया के 3 टॉप लॉज में है, कोई चीज। और अब मैं आपको बताऊं, जो एहतसाब कमीशन के ऊपर इशू आए, पहला कानून था, आज हमने कानून पास कर दिया है, और हमने वो सारे इख्तियार एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ऑफ द हाई कोर्ट को दे दिया है। और हम चाहते हैं कि डीजी एहतसाब वो लगाएंगे, डीजी एहतसाब हाई कोर्ट लगाएंगे, डीजी एहतसाब, अच्छा, उनको अब लग जाएगा डीजी एहतसाब। ये इख्तियार हाई कोर्ट के पास है, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ऑफ द हाई कोर्ट के पास है। चले, मेरा ख्याल है ये शर्मिला साहब का नुक्ता था, वो जवाब आपका चला गया। मगर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, लोड शेडिंग के हवाले से ये क्या वजह है मामला? सर, आप लोगों ने तो बड़े दावे किए थे, बड़ा फोकस था, मैनिफेस्टो का हिस्सा था, ये लोड शेडिंग वाला मामला क्यों ठीक नहीं हो रहा आप लोगों से? देखिए, लोड शेडिंग में 2-3 इश्यूज आए थे, और उसके बीच में एक तो हाइडल हमारे जो थे उनका काम जो था, कुछ ऐसे मौसमी हालात बने कि बारिशें कम हुई, हाइडल जो थे उनका प्रॉब्लम आया। फिर बाद प्लांट ऐसे थे जो कन्वर्ट हो रहे थे। आपका नंदीपुर जो था ये कन्वर्ट हो रहा था फ्रॉम पेट्रोल टू गैस, तो ये इसका सोर्स तब्दील हुआ था, इसकी वजह से ये प्लांट काम करना बंद हुआ था। और 2 और प्लांट थे जो कि प्लांट्स काम करने के लिए बस अभी उनका काम इसी कन्वर्जन की वजह से उनको पेट्रोल से कन्वर्ट किया जा रहा था, गैस के ऊपर उनका सोर्स आ रहा था, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। अच्छा, लेकिन उसके बाद फिर मेरी एक मिनट रहमान, उसके बाद ये हुआ कि कुछ अरसे बाद ये फिर जो शेड्यूल्ड जो लोड शेडिंग थी, अनस्केड्यूल्ड लोड शेडिंग, वो तो बिल्कुल खत्म हुई। अभी मैं आपको मतलब 2 से लेके 8, 9, 10 तारीख तक तकरीबन जो अनस्केड्यूल्ड लोड शेडिंग थी वो बिल्कुल खत्म थी। और आज के मेरे पास, अरे अभी तो सर अनस्केड्यूल्ड तो बहुत ज्यादा हो रही है मोहसिन साहब, अनस्केड्यूल्ड लोड से बगैर एलानिया लोड शेडिंग अभी इस वक्त बहुत हो रही है। देखिए, अब जहां तक तो मसला है इस वक्त टोटल डिमांड का, अभी तो हमारी तकरीबन जो टोटल डिमांड है वो 18,000 कुछ पे है मेगावाट। अच्छा, और हमारी जो जनरेशन है वो 15,000 मेगावाट पे, 3,000 समथिंग की जो थी ये शॉर्टफॉल। सर, अगर 3,000 हो तो फिर ये इतनी लोड शेडिंग तो नहीं होनी चाहिए। फिर तो मैं समझने से कासिर हूँ अगर जिस तरह से आप बात करें कि सिर्फ लेकिन इसमें रहमान ये भी बात है, मैं इसको ये नहीं कह रहा कि जो मैं फिगर्स दे रहा हूँ ये स्टैटिक रहती हैं और इसमें कोई तब्दीली नहीं आती, बिल्कुल चेंज आती है। सर जी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है ना, मगर इतना ज्यादा डिफरेंस तो नहीं हो सकता है। वो 7,000 रिपोर्ट हो रहा है, आप जो है वो कह रहे हैं कि 3,000 के आसपास है। अच्छा, मगर 6 घंटे जो है वो अभी जो देहात है वहाँ पे हो रही है, रात को वहाँ पे बिजली पूरी प्रोवाइड की जाती है ताकि जो ट्यूबवेल्स वगैरह है वो सारे किसानों के सही। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरे ख्याल है शर्मिला साहब आपने प्रोग्राम के शुरू में भी लोड शेडिंग वाला इश्यू उठाया था, कह रहे हैं 5 से 6 घंटे है। मोहसिन के तो ये कहना है। मेरा ख्याल है कि मोहसिन साहब जो है सरगोदा, सियाल, फैसलाबाद, गुजरांवाला, यहाँ जरा सिर्फ जाके आम आदमी से पूछें कि कितनी लोड शेडिंग हो रही है। आपको पता है 14 से 18 घंटे लोड शेडिंग है इनके अपने प्यारे महबूब चहीते सूबे पंजाब के अंदर। अच्छा। बाकी सूबों को तो आप छोड़ देना, वहां तो इनकी नजरे करम होती ही नहीं है। जिस तरह मैंने कहा पहले आपसे और मैं दोबारा कहूंगी, क्योंकि ये मैं समझती हूँ कि इतनी ज्यादती है सिंध के लोगों के साथ कि जो शायद कभी ना हो,
कि जो सूबा आपको 70% गैस देता है वो उसी को आप गैस से महरूम रखते हैं। अच्छा। ये आपने बलूचिस्तान के साथ किया जहां पर एहसास से कमतरी हुई, एहसास से महरूमी हुई, और वहां आप देखें कि कितनी एक एजुटेशन अच्छा। है। हम अक्सर ये कहते हैं कि जनाब आप अपने आप को सिर्फ, पंजाब भी मैं अपनी कहूंगी, बेचारे साउथ पंजाब का तो हाल ही कोई नहीं है, कि अपने आप को लाहौर का वजीर आजम ना समझें, अपने आप को पाकिस्तान का वजीर आजम समझें। अच्छा, मगर आप जो बात कह रही थी वो आप ये कह रही थी कि जो प्रोजेक्ट्स आपने भी चलाने हैं तो उनको दूर करें। एक चीज पे क्लैरिटी चाहता हूं, जो प्रोजेक्ट्स आपने चलाने वो भी इस वजह से नहीं चल रहे, वहां पर भी आप लोग इस वजह से डिलीवर नहीं कर पा रहे क्योंकि विफाक आपके साथ ताउन नहीं कर रहा। रहमान साहब, हमारा S3 प्रोजेक्ट है, हाँ ठीक है, RBOD हमारा प्रोजेक्ट है, ये वो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पर फेडरल गवर्नमेंट अपना शेयर डालती है। ये कोई नायाब, ये कोई नई बात नहीं है। मियां साहब ने तो कल कहा कि हम बाकी सूबों में भी फेडरल PSDP होती है। मियां साहब ने जिसमें से अब बाकी वफाक सूबों कहता में है कि जाके जी हम हमने कोई पैसा प्रोजेक्ट्स नहीं लगाए। देंगे। मैं ये क्योंकि वो जो शॉर्ट मैंने मेरा ख्याल है वो शाह फरमान साहब को सुनवाया, उसी में आगे मियां साहब ने बात की थी कि हम बाकी सूबों में जाकर भी जो है वो हम ही प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। मगर ये विफाक वाला जो गिला, शाह फरमान साहब आपका भी ये गिला है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में भी लोड शेडिंग यही हालात है, वहां से बड़ी देखिए, एक तो PMLN गवर्नमेंट की ये खसूसियत है, ये इनकी क्वालिटी है, शायद शर्मिला बीबी को भी पता हो, इनकी गवर्नमेंट के साथ भी हो रहा, ये सारी बातें मान जाते हैं, मतलब आप उनसे कहो ये हमारा हक है, जी बिल्कुल आपका हक है, आप एक लेटर लिख दें और हम इंशाल्लाह इसको कर देंगे। जवाब नहीं आता। ये शर्मिला बीबी जो कह रही है, हमारे जो 100 एंड पत्नी कितने ज्यादा स्क्वायर मीटर वो जो फिट हमारा गैस बनता है, हमने उनसे मांगा कि यार ये हमारा हिस्सा हमें दे दो, हम इससे बिजली बनाना चाहते हैं, हम इसको इंडस्ट्री को देना चाहते हैं। अच्छा। आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान की किसी भी हिस्से में। अच्छा, मैं सिर्फ इस नुक्ते पे जरा रहिएगा, मैं मोहसिन से जरा यही पॉइंट कर लूं, आप लोगों के भी गिले हैं कि ये विफाक की वजह से देखो नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देखो अब आप मुझे बोलने दे ताकि मैं बताऊं पोटेंशियल। नहीं, आप देखो हाइडल पावर आपका सारा KP के अंदर है। अच्छा, सारा हाइडल पावर KP के अंदर है और वो आप वो बिजली बना रहे हैं पाकिस्तान।